बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मेरी पहली स्पेस है जिसे इंडिपेंडेंटली मैं कर रहा हूँ। स्पेस का मौजू जो है नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा है, और मुझे ये एडमिट करने दें कि पिछले एक हफ्ते से जो हम डिस्कशंस कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये दौरा नहीं होगा, लेकिन ये दौरा हो गया है। एक सरप्राइज आ चुका है, और चाइना की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी रिएक्शन की, वो भी नहीं आई। इस पे हम बात करेंगे क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो एक दिमाग का खेल है। और वो चाइनीज जो है, जब वो जंग पे जाने लगते थे तो वो इथना के मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए, जबकि उनका गॉड ऑफ वॉर जो था वो एरिस था। और इथना जो थी वो आप लोग जानते हैं कि विजडम की देवी थी। ग्रीक्स का ये मानना था कि जंग और हुकूमती जो मामलात होते हैं वो इतने सीरियस होते हैं कि उनमें जज्बात से ज्यादा विजडम की जरूरत होती है। इसीलिए वो जंग और कोई भी अहम मसला होता था तो वो इथना के पास जाते थे, अपने ग्रीक जो उनका गॉड ऑफ वॉर था एरिस, उसकी तरफ नहीं जाते थे। आज एक वाकया हो चुका है, और हम में से कुछ जो जज्बाती लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि शायद चाइना की तरफ से सख्त रिएक्शन आएगा। कुछ चाइनीज मीडिया, खासतौर पे ग्लोबल टाइम से भी कुछ ऐसा ही मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर बात है कि आप सब जानते हैं कि पॉलिसी होती है और पॉलिसी के नीचे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और अगर चाइनीज पॉलिसी को देखें तो वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है ताइवान के हवाले से, और इसी चीज को सामने रखते हुए उन्होंने स्ट्रेटेजाइज भी किया। हमने देखा कि एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, कल रात से ही शुरू हो गई थी चाइनीज एयरक्राफ्ट की। उसके बाद हमने इसी तरीके से आज भी देखा कि कुछ मैनूवर्स हो रहे हैं, कुछ दिनों से मैनूवर्स भी इन्होंने शुरू किए हुए थे। सो एक स्टेज तो बन रही थी, और शायद मेरे ख्याल में एट सम पॉइंट ये चाइनीज की तरफ से भी शायद ये एक उनका असेसमेंट हो कि ये जो है ब्रिंकमैनशिप है, एज सच वो आएंगी नहीं। खैर, अब वो आ चुकी हैं। जो पहला जो ब्रिंकमैनशिप के अंदर जो पहला एडवांटेज है वो अमेरिका को मिल चुका है। इसके अमेरिका और खित्ते की सियासत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात होंगे। लेकिन क्या गेम अभी ख़त्म हो गई है या गेम शुरू हुई है? हमने ये भी देखा है कि पुतिन ने भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से जो है बात की है, और उन्होंने साथ देने का जो है चाइना के इस मामले में वो दिया है। और उसके बाद अभी भी चाइनीज जो जहाज हैं वो ताइवान की एरोस्पेस जो हदूद है उसके अंदर गुजरे। तो क्या होगा हमारे साथ? मैं सबसे पहले तो दावत दूंगा अजीम खालिद साहब को, क्योंकि ये चाइना से ही पीएचडी कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, और ये हमें बेहतर अपने तजर्बा शेयर कर सकते हैं कि चाइनीज माइंडसेट बेसिकली है क्या। तो ओवर टू यू सर अजीम। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल जबरदस्त, आज जबरदस्त है। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज ज़बरदस्त है, थैंक्स टू पीटीसीएल। और सबसे पहले तो बिलाल भाई ये कि मैं पीएचडी कर चुका हूँ, मुझे कोई 2-4 महीने हो चुके हुए हैं और इट्स डन, इट्स ओवर। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी बात है, कमिंग टू आवर थिंग, हम 2-3 तरह के लेवल पे डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। पहले हम लीडरशिप के लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं, फिर स्टेट लेवल पे और फिर सिस्टेमिक लेवल पे जाके भी हम बात कर सकते हैं। जो लीडरशिप का लेवल है, मैं सिर्फ मोस्टली चाइनीज साइड पे रहूंगा। अमेरिकन साइड पे मुझे पता है हमारे बहुत सारे दोस्त ज्यादा बेहतर जानते होंगे मेरे से। लीडरशिप लेवल पे जो पहले भी मैं बात कर रहा था कि ग्रुप में भी आपके साथ, कि शी जो है वो एक इंतहाई हाइपर नेशनलिस्ट लीडर है और उसने अगली दफा इलेक्शन में सक्सेसफुल भी होना है। और इसके लिए मतलब अभी जो एक अमेरिका ने 1 पॉइंट स्कोर किया है उसके रिस्पॉन्स में उसने कुछ ना कुछ देना भी है। तो मुझे अभी आई एम नॉट मच श्योर कि किस तरीके से चाइना रिटेलिएट करेगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइना रिटेलिएट नहीं करेगा। ताइवान का इशू जो है वो चाइना के लिए इट्स लाइक डू और डाई काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और शी के लिए भी ये डू एंड डाई काइंड ऑफ अ सिचुएशन होगी कि इफ शी लूजेज एट दिस प्लेस। इस वक्त सीपीसी में शी के करीब करीब भी नहीं है, जो मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं पे शी को चैलेंज वहाँ की जो है, ऑब्वियसली ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, लेकिन अभी तक वो शी जिनपिंग के करीब नहीं है। ली खचियांग जो है मतलब वो भी मतलब ही इज द प्रीमियर एंड ही इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क, बट स्टिल जो शी का स्टेचर इस वक्त चाइना के अंदर बन चुका हुआ है
वो माओ ज़ेतुंग के बाद, डेंग शाओपिंग के बाद, ये 2-4 और लोगों, मतलब 1, 2, 3 लोगों के बाद हिस्टोरिकली शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्ड पर्सन इन चाइना। मतलब मैंने चाइनीज़ विलेजेस में ऐसा भी देखा है कि लोगों ने अपने घरों में शी की तस्वीरें जो हैं वो माओ और डेंग के साथ लगाई हुई हैं। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे मतलब चाइनीज़ माइंडसेट और चाइना की जो पब्लिक का सेंटीमेंट टुवर्ड ताइवान है वो देखें। इवन अगर कहीं पे कोई ऐसा नक्शा भी हमारे यहाँ प्रेज़ेंट हुआ ना, अगर जहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था, जहाँ पे ताइवान को अलग मुल्क दिखाया गया, तो वहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स सारे उठ के खड़े हो जाते थे एंड दे यूज्ड टू प्रोटेस्ट कि ये मैप गलत है। ताइवान जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ चाइना। सो in China, each and every student who has some know-how of international affairs या कुछ जिसको थोड़ी बहुत जो स्कूल में गया है और 7-8 साल स्कूल में पढ़ा है, he understands कि जनाब चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो चाइनीज़ इलेक्शन होते हैं वो सारे हो रहे होते हैं इन्हीं सीपीसी के मेंबरान के थ्रू। सीपीसी के मेंबर जो हैं वो वोट करते हैं, पहले एक काउंसिल फिर दूसरी, एंड इट गोज़ ऑन, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन जो अगर इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए जस्ट थिंक कि अगर शी जो है यहाँ पे कहीं पे लूज़ करेगा या सीपीसी कहीं पे लूज़ करेगी, तो चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर वो चीज़ सर्वाइव करने वाली कम से कम नहीं है। उनका जितना मर्ज़ी कंट्रोल हो अपने मीडिया के ऊपर, माइंड मेकिंग के ऊपर, कहीं पे भी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के फ्लो को वो नहीं रोक सकते, नंबर 1। सेकेंडली, वो लोगों के माइंड्स जो उन्होंने पिछले 60-70 सालों में तैयार किए हैं, उनसे मतलब वो अलग नहीं करा सकते। सो जो कुछ भी हो, उन्हें कहीं न कहीं पे शी का जो ग्रुप है, उनको इस सारी सिचुएशन को रिटेलिएट करना पड़ेगा। ये रिटेलिएशन के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो डिप्लोमैटिक है, जिसको वो प्रॉपर जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चल रही है उनकी, चाओ लिजियान के साथ और दूसरे जो हैं छन मैडम जो हैं। सो दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग। वो सारा तो मतलब वो दे आर फायरी फेसेस जो हैं ही हैं, वो चलते जा रहे हैं और वो चलते रहेंगे। डिप्लोमैटिकली चाइना कहीं पे भी लूज़ करने वाला नहीं है। मिलिटरीली उन्होंने मतलब अपने एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं आगे-पीछे उनका ऐलान कर दिए हैं कि हम इधर-इधर, वो ताइवान के ऑलमोस्ट हर तरफ जो है वो चाइना अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ कर रहा है। इस वक़्त भी पीएलए की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फ़ोर्स जो है, उसके जहाज़ ताइवान की एयर स्पेस के अंदर फिर रहे हैं। सो सिचुएशन इज़ देयर और चाइना जो है वो अपने लोगों को प्रॉपर बताता जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बात और समझने वाली है कि चाइना कैन नेवर अफोर्ड टू गो ऑन अ फुल वॉर विद ताइवान। ताइवान के साथ भी नहीं जा सकता और चाहे जाए कि अमेरिका या किसी और तरह से हो। ताइवान के पास बहुत सारी सिक्योरिटी मतलब जो शंघाई पहला कम्युनिके है, दूसरा है, तीसरा है, तीनों कम्युनिकेज़ को अगर देखें, तो कहीं न कहीं पे आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इंग्रेस करता हुआ नज़र भी आ रहा है। वो इस तरीके से कि उन तीनों कम्युनिकेज़ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसने चाइना के साथ प्रॉपरली इस बात का मतलब एक्सेप्ट भी किया है कि वो कोई इस तरह की हरकत नहीं करेंगे कि ताइवान के साथ अपने इस तरह के रिलेशंस बिल्ड करें। लेकिन वो स्टिल अगर वो कर रहे हैं तो दे हैव देयर ओन इंटेंशंस, और वो इनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो सिस्टेमिक लेवल पे डिस्कस हो सकती हैं। दे आर मोर सिस्टेमिक देन कि ताइवान उसके अंदर जो है इट्स मेयर अपॉन नॉट कि ताइवान की कोई बड़ी सेंट्रल वैल्यू है उस सारी जगह पे। अच्छा, ये तो होगी सिस्टेमिक लेवल की बातें। अब स्टेट लेवल पे आएँ, तो स्टेट लेवल पे चाइना, यूएसए एंड ताइवान 3 इस वक़्त मेन प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। ताइवान जो है, वो इस बात पे खुश है कि जनाब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बड़े लीडर जो हैं या एक बड़ी लीडर जो है, वो बहुत अरसे बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ताइवान आई है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसिंजर के दौरे के बाद और मतलब आगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कम्युनिके है, उनसे हटते हुए पहली दफ़ा जो है वो इस तरह का काम किया है। दूसरी तरफ वो जो क्या नाम था प्रेसिडेंट का? 79 में कौन था अमेरिका का प्रेसिडेंट? निक्सन। नाइस। निक्सन हाँ जी। निक्सन। अच्छा, अब निक्सन के जो 6 पॉइंट्स थे, जिमी कार्टर था 79 में। जिमी कार्टर ने 79 में जो है वो जो टीआरए दिया, फिर उसके बाद 82 में जो है उसके बाद निक्सन आया। इट वाज निक्सन और नॉट, उसने 6 पॉइंट्स अपने दिए। वो 6 पॉइंट्स जो थे, मतलब वो दोनों तरीके से वो एक तरह से मतलब जो है वो
थोड़ा बहुत इन कम्युनिकेज को बैलेंस ज़रूर करते हैं, लेकिन 95 का जो तीसरा कम्युनिके था, उसने इन सब चीज़ों को दोबारा से जो ताइवान की तरफ कुछ चीज़ें आई हुई थी, उसने दोबारा से चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर किए। अब हम डिप्लोमैटिक की तरफ जाएँ, स्टेट लेवल जो डिप्लोमैटिक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे चाइना ने इस बात को तो 71 के बाद प्रॉपर्ली इंश्योर कर लिया कि अमेरिका और जो दूसरी वर्ल्ड कम्युनिटी है, ज़्यादातर ममालिक जो हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि ताइवान जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ चाइना। और दैट इज़ आल्सो मतलब काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी लगती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये वाला जो एक्ट है नैन्सी पेलोसी का, इसको भी यहाँ पे जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सीन है, वहाँ पे देखने की भी ज़रूरत है कि पेलोसी जो है वो एक बड़ी कंटेंडर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शी इज़ नॉट लेस देन बाइडेन। अगर वो बाइडेन से लेस नहीं है और वो काफ़ी हद तक जो है वो बाइडेन कंट्रोल पेलोसी एट दिस मोमेंट। तो पेलोसी जो है वो अपने टारगेट्स लेके आगे चल रही है और जैसे मैंने पहले भी कहा था और कुछ लोगों ने मेरे से डिसएग्री भी किया कि नैन्सी पेलोसी जो है वो इस टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रही है। नैन्सी पेलोसी क्या अमेरिकन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं। क्या नैन्सी पेलोसी अमेरिकन कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं। क्या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो अमेरिका की मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या मतलब स्टेट सेक्रेटरी है उनको रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं। क्या वो अमेरिकन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है? अमेरिकन लोगों को रिप्रेजेंट तो अमेरिका की स्टेट को करना चाहिए, अमेरिका के इदारों को करना चाहिए, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं कर रही। तो अभी तक ये मोर और लेस मेरे ख्याल में फिर नेट का प्रॉब्लम आ गया है। मैं इनवाइट करूंगा मैम आयशा, आपको मैंने जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है प्लीज माइक की, तो वो आप एक्सेप्ट कर लें और ताकि फिर आपसे सवाल किया जा सके। हमारे साथ कैप्टन अदीब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और हमारे साथ वलीद भी हैं। वलीद, मैं आपकी तरफ आती हूँ सर अदीब के बाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आप इस पे प्लीज अपना टेक देंगे। नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट कर रही है और चाइना ने उसको काफी दफा जो है वो आई मीन वार्न भी किया है चाइना ने यूएसए को कि ये विजिट अगर होगा तो फिर उसके जो जो भी वो आएंगे अ, जो भी चाइना की तरफ से एग्रेशन होगा तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक हम कल भी इस पर एक छोटा सा स्पेस कर चुके हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि प्रोबेबली ये अपना चाइना को लास्ट लेवल तक लेके नहीं जाएंगे एंड दे माइट चेंज द प्लान। लेकिन लगता ही है कि अमेरिकन ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो इंटरनेशनल एरिना अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है या जो नए ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स या वर्किंग ग्रुप बन रहे हैं, उनको आप हेड ऑन जब तक नहीं लेंगे उस वक्त तक इनकी अपनी पोजीशन जो गिर रही है बहैसियत सुपर पावर के, वो नहीं संभलेगी। So if that is the case that they have decided to reassert themselves as and make it a unipolar world, तो ये एक डेंजरस टेंडेंसी है। और मैं समझता हूँ कि चाइना ने अगर इस वक्त इमीडिएट कोई रिस्पांस नहीं शो किया है, बट आई एम मोर देन 100% कन्विंस्ड कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स कोई ना कोई ऐसा रिस्पांस उनकी तरफ से आएगा जो कि इट कुड एस्केलेट द सिचुएशन एंड एट दैट टाइम फिर देखना पड़ेगा कि अमेरिकन उसको कैसे हैंडल करते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि वो चाइनीज वोंट टेक इट लाइंग डाउन, दे विल रिस्पॉन्ड। एंड जो भी उन्होंने वार्निंग्स दी थी उसकी रोशनी में अभी जो भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं डिलिबरेट एक हम ये भी एक बड़ा कैरेक्टर है चाइना का कि वो बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होते और बहुत जल्दबाजी में रिस्पॉन्ड नहीं करते और उसको सोच के समझ के और बड़ा डिलिबरेट एक्शन लेते हैं। तो आई थिंक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे हिसाब से बड़े क्रूशल है
जिसमें चाइना वुड रिस्पॉन्ड टू दिस थ्रेट जो उन्होंने क्रिएट किया। हैविंग सेड दैट, एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ताइवान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ताइवान जब ये 70s में आई है, अभी कोई साहब बात कर रहे थे, इट वाज अंडर चिंग काई शेक एंड चाइना वाज नॉट द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ताइवान को उन्होंने अमेरिकन ने बनाया हुआ था, वो सीट दी हुई थी, और इसमें पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था टू गेट चाइना द सीट दैट इट डिजर्व्ड। और आप लोगों को याद होगा कि 70s में किसिंजर की एक बड़ी सीक्रेट विजिट हुई थी चाइना में, जो पाकिस्तान के जरिए की गई, और उसके बाद से ये बर्फ पिघली एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग, एंड देन ये चाइना को अपनी परमानेंट सीट मिली सिक्योरिटी काउंसिल में, और ताइवान या चिंग काई शेक जो साहब थे उसके फरमारवा, उनको फारिग किया गया। तो ये हिस्ट्री है इसकी, एंड यूएस हैड एक्सेप्टेड कि हाँ ये उसी का हिस्सा है मेनलैंड चाइना का। तो ये उसके अब एकदम से क्या चीज डेवलप हुई है सामने, जिसकी बिना पर इन्होंने इस चीज को दोबारा चैलेंज कर दिया कि एंड चाइना को आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो उनका ये ताइवान पर का जो असर रसूख है वो सही नहीं है। सो वील हैव टू वेट एंड सी। 24 आवर्स मैं समझता हूँ बड़े क्रूशियल है, इसमें चाइना का रिस्पांस डेफिनेटली होगा, और बहुत ही मुनासिब और सख्त किस्म का होगा, जो मेरा अपना ख्याल है। थैंक यू। जी अजीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूंगी, जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया, अगर कोई माइक रिक्वेस्ट करना चाहता है प्लीज आप कर दें, मैं अप्रूव कर दूंगी। जी सर, ओवर टू यू सर बिलाल। अजीम खालिद साहब कुछ वो कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे। जी, मेरी आवाज आ रही है बिलाल भाई? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, चलिए, अभी कैप्टन अदीब साहब जो हैं, मैं इनकी बात सुन रहा था। एक्चुअली ही इज वेरी मच राइट। बिल्कुल अगले 24 घंटे जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, और जितना मतलब चाइनीज मिलिट्री हिस्ट्री मैंने पढ़ी है या अंडरस्टैंड की है, चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मैं समझ रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि चाइनीज जो हैं वो जल्द रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। चाइनीज कभी भी हरी में रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं पाएंगे, और ना ही वो मेरा ख्याल है कोई इस तरह से करेंगे। दे माइट हैव, और चाइनीज जब भी प्लान करते हैं वो 10, 20, 30, 40, 50 सालों का प्लान करते हैं। वो छोटे छोटे जो टेक्टिकल मैन्यूवर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा अपना फोकस नहीं रखते, और उनके टेक्टिकल मैन्यूवर्स जो हैं दे आर एक्चुअली सपोर्टिव टू देयर स्ट्रेटेजिक जो उनके गोल्स हैं या जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके साथ वो एसोसिएट करके चल रहे होते हैं। तो पहली तो ये बात होगी। तीसरा, जो पहले मैं बात कर रहा था उसमें मैं स्टेट लेवल मेरा रह गया था, जिसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता था। वो सिंपल ऐसा है कि इस टाइम दुनिया में जो है हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, ये बात बड़ी आम सी लगेगी लेकिन इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे दो पोल्स दोबारा से इमर्ज हो रहे हैं, मतलब द सेकंड पोल इज इमर्जिंग, और ये सेकंड पोल जो है ये चाइना की सूरत में इमर्ज हो रहा है, इट्स नॉट रशिया। तो इस सिचुएशन में, और कुछ ये बातें सुनने में भी आ रही हैं कि देयर आर सम बैकडोर टॉक्स बिटवीन रशिया एंड चाइना, कि वो कोई एक नेटो टाइप को इस तरह का एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करें या कोई अलायंस बनाने की कोशिश करें, जिसके तहत जो है वो मतलब म्यूचुअल डिफेंस या किसी ऐसी तरफ से है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज बहुत फार फेचिंग रहेगी। दूसरी सूरत में जो चाइना की आउटरीच है बाहर की दुनिया की तरफ, दैट इज not actually so much acceptable for United States of America, because United States of America wants to be the sole manager of power in the world, और उसके साथ उसके ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरेस्ट अटैच है। और चाइना का जो इस तरीके से उभर के आना है, और चाइना का जो BRI है और इस तरह की चीजें हैं, उसके ऊपर कुछ सोचने की जरूरत ये थी। और आज से मतलब 2017-18 में आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इज द अमेरिकन रिस्पॉन्स टू द BRI, अमेरिका उसको किस तरीके से ले रहा है। तो वो हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा था, अनलेस एंटिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक खातून पाकिस्तान का विजिट करती हैं एंड शी सेज सम पॉलिसी स्टेटमेंट्स कि जनाब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कुछ चीजें बन रही हैं, दे आर नॉट, और उन्होंने पाकिस्तान को इनफैक्ट डिस्करेज करने की कोशिश की। वो उसकी तरफ जो रिस्पॉन्सेज हैं, एक वो देखने वाले होंगे पाकिस्तान को नियर फ्यूचर में। हमें ये देखना होगा कि अगर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में
कहीं पे कोई वॉर सिचुएशन बनती है, जो कि चांसेस इसके नहीं है, लेकिन एक टेंशन जरूर क्रिएट होगी और इस टेंशन की जो इंटेंसिटी होगी वो खासी ज्यादा होगी। तो ये जो टेंशन की इंटेंसिटी होगी, इसमें पाकिस्तान कहाँ पे साइड करेगा? एक तरफ हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक और मिलिट्री जो इंटरेस्ट हैं, दे आर अटैच्ड विद द चाइना, बट ऑन द अदर साइड हमारी मिलिट्री जो है उसकी रिलेशनशिप जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, उसके ऊपर भी कोई मतलब दो राय नहीं है। इस सारी सिचुएशन में हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, अमेरिका जो है वो किस तरीके से चाइनीज एम्बिशंस जो हैं उनको टैकल करेगा, और पाकिस्तान अगर सी पैक जो है वो BRI का एक मेजर पार्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होगा और अमेरिका किस तरीके से उसको टैकल करेगा। वी आर गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, और इस सारी में हमें अपनी लीडरशिप को और सभी चीजों को देखना होगा और बड़ा सोच समझ के चलना होगा, जो कि अभी हमें की जरूरत है। दैट इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू बिलाल भाई। थैंक यू अजीम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ वलीद हैं, काफी देर से वेट करें। जी वलीद, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली जो अभी नैन्सी पेलोसी विजिट कर रही हैं, जो आप लोग कह रहे हैं वो सही है, इसका रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा मैं ये समझूंगा कि ताइवान के पास से कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेंगे, या यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना जो है यूनाइटेड स्टेट्स को अपना कोई कॉन्सुलेट खाली करने के लिए कह देगा, जिस तरह कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में इनका कॉन्सुलेट खाली करवाया था, फिर उसी विद इन 24 आवर्स चाइना ने भी कह दिया था कोई कॉन्सुलेट एम्प्टी करने के लिए। लेकिन मैं ये बात जो है ना, इसमें मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन मेरी ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पर लोग हैं, मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप एक बात नोट करें, जब इराक ने कुवैत को एनेक्स किया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वो कुवैत को लिबरेट करवाए? तो उसकी वजह ये थी कि कुवैत के पास सिग्निफिकेंट ग्लोबल ऑयल मार्केट का एक मार्केट शेयर था, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एक होस्टाइल कंट्री इराक, उसके हाथ इतना बड़ा मार्केट शेयर लग जाए। मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है, शायद उस वक्त अगर कुवैत को वो कम्प्लीटली अनेक्स कर लेता तो उसके पास 8 to 10% या शायद मोर भी शेयर होता, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि एक तरफ ईरान के खिलाफ हुआ था, एक तरफ रशिया था, और फिर इराक भी। अच्छा, अब मैं अगर इस कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पर मैं बात करूँ, व्हाट आई बिलीव इज कि अगर चाइना ताइवान पे एट दिस पॉइंट किसी किस्म का मिलिट्री एडवेंचर टेक करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ तक कि नेटो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और उसकी वजह यह है कि जो ताइवान है, इट हैज़ अ वेरी लार्ज ग्लोबल शेयर इन सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री। अभी कुछ साल पहले जब ये कोरोना वायरस आया था, तो मैंने ये पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडस्ट्री है उसमें ना $250 बिलियन वर्थ के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी शॉर्टेज हो गई थी, और उसको मतलब वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का क्राइसिस बन गया था। और उसके बाद से फिर ताइवान ने भी प्लान इंट्रोड्यूस किए थे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और अभी थोड़े दिनों पहले बाइडेन ने ये बिल पास किया, सेमीकंडक्टर एंड चिप बिल। इसको आप जरा सर्च करें गूगल पे, ये इसी वीक की विद इन द पास्ट प्रीवियस वीक ऐसा वाक़या हुआ है कि बाइडेन ने $285 बिलियन का ये बिल पास किया कि वो अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि जो चाइना है वो काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहा है कि जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी है उसको एक्वायर करे। और जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ASML, ये नीदरलैंड्स की कंपनी है। और चाइना ने उनको एक ऑर्डर दिया हुआ था ये मशीन बाय करने के लिए, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन यूट्यूब पे एक चैनल है एशियानोमेट्री, ASINOMETRY, आप वो देखें। उसमें उन्होंने पूरी जो सारा है वाकया, ASML की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कुछ भी वो चीज़ें बनाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। ASML वो मशीनरी बनाता है, और फिर जो ताइवान है वो उस मशीनरी को बाय करके उसे चिप्स आगे बनाता है, और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चाइना है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू हियर इज कि वो किसी तरह एक्वायर करना चाह रहा है उस खास टेक्नोलॉजी को जो उस वक्त नेदरलैंड्स मैन्युफैक्चर कर रही है। और पिछले साल या 2020 की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ने नेदरलैंड्स को भी बहुत प्रेशराइज किया था कि किसी सूरत ASML को वो टेक्नोलॉजी बेचने मत दें चाइना को, अगर उनके हाथ लग गई वो रिवर्स इंजीनियर कर लेंगे। क्योंकि वही जो अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक और भी बता देता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर्स है ना, वो डिफरेंट साइजेस में बनते हैं, उनके नैनो साइजेस में वो आते हैं। जो सबसे छोटा साइज और जो सबसे एफिशिएंट साइज बना रहे हैं ना, वो ASML की जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैब्रिकेशन जो वो क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो वही ये काम कर सकती है। उसके बाद फिर आपके पास सिंगापुर आता है, लेकिन इवन दे आर नॉट दैट एडवांस। तो मुझे जो ये लग रहा है ना, व्हाट आई सी
कि इस वक्त चाइना ये चाह रहा है कि वो अपने आप को ताइवान के लेवल पर लेकर आए, उनके लेवल पर आके वो ग्लोबल मार्केट को सप्लाई करे और उस क्वालिटी की और उस लेवल की सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करे। और यूनाइटेड स्टेट्स भी कुछ अपने लिए ये करना चाह रहा है कि वो अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है ना उसको इतना डेवलप कर ले कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सर चाइना से उसे ताइवान से बाय ना करना पड़े। और व्हाट आई बिलीव इज कि एक पॉइंट ऐसा आएगा 20-30 साल बाद जब ये जो इतना बड़ा मार्केट शेयर है ना अराउंड 50% या मोर, ये ताइवान के हाथ में नहीं रहेगा, इट विल बी रिड्यूस टू 30%, 20%, और ये यूनाइटेड स्टेट्स सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, यूरोप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। फिर उनको कोई डर नहीं है कि चाइना ताइवान को इन्वेड करे या ना करे। अगर वो ताइवान इनको इन्वेड करता भी है, वो ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन वो मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो वाहिद वजह मुझे लगती है ना, जो ये है कि अगर कल चाइना ताइवान पे हमला करता है, वो उनके डिफेंस में आएगा, वो ये है कि जंग के दौरान अगर जो TSMC है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर उसका बड़ा गर्क हो जाता है, वो बर्बाद हो जाती है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जानी है और अमेरिकन इकोनॉमी बैठ जानी है उसकी वजह से, क्योंकि वो सारी टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं और उसकी जो बैकबोन है वो ये है। ठीक है, तो ये इसको मैंने रिलेट करने की कोशिश किया कोई बात समझाने के लिए कि कुवैत के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेड कर दिया था इराक को, और इराक उस वक्त चौथी बड़ी आर्मी थी, उनको डर नहीं लगा, बस उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, विच इज अ डिटरेंट और इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है इस सारे मामले के ऊपर कि 20-30 साल बाद, नॉट राइट नाउ, दुनिया में और कंट्रीज होंगी जो यही टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर कर रही होंगी, ताइवान के पास उतना शेयर नहीं होगा, फिर इनका जवाब खत्म हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स का इनको डिफेंड करने का। फिर ये आई डोंट सी कि ये जो ओकिनावा में इनका 7th फ्लीट है या और कोई है, ये इसको वहां पे रखेंगे, क्योंकि उनको पैसे पे करने पड़ते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। और बहुत सारे जो अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि वाई शुड यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड इट्स मनी टू डिफेंड समबडी एल्स। और हेनरी किसिंगर ने एक बात कही थी, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स हिम और समबडी एल्स, उसने ये बात कही थी कि कोई दोस्ती जो है ना वो परमानेंट नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट जो है परमानेंट होते हैं, और यहाँ पर एक यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नजर आ रहा है। यूक्रेन के केस में मिलिट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, डेफिनेटली वहाँ पे न्यूक्लियर डिटरेंट इन्वॉल्व है, लेकिन यूक्रेन वीट सप्लाई करता है, रशिया ऑयल सप्लाई करता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी ऑयल सप्लाई कर रहा है और वीट भी वो सप्लाई कर रहा है, तो उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं था ये कॉन्फ्लिक्ट जितना कुवैत था और जितना आगे ताइवान हो सकता है। बट 20 और 30 years फ्रॉम नाउ, नॉट एनी मोर। तो अगर आप में से कोई इसको मुझे करेक्ट करना चाहेगा मेरी पॉइंट पे, या कोई और बताना चाहेगा, तो डेफिनेटली प्लीज, आई विल बी ग्लैड। थैंक यू सो मच वलीद, आपने बड़े अच्छे पॉइंट ऐड किए। मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है सब ऑडियंस से कि अगर चाइना इस मौके के ऊपर डिफेंस नहीं करता, या डिफेंस तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर रिएक्ट नहीं करता यूएसए को के विजिट को, तो वो बहुत वीकनेस नहीं शो करेगा कि वो एक सुपर पावर है, और नॉट ओनली रीजनल इन एशिया बट वो एक वर्ल्ड सुपर पावर बन रहा है या बन गया है, और अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा नैंसी पेलोसी के विजिट को, काउंटर नहीं करेगा, तो वो अपनी वीकनेस शो करेगा कि वो अमेरिका से डर गया है या उसने रिएक्ट नहीं किया। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और आपने बड़ा एक मजेदार कमेंट किया कि अमेरिका कहता है व्हाई शुड वी spend our money to defend someone, but America is definitely spending money to destroy others, and we are seeing it since decades now. हमारे साथ आयशा भी हैं, वो काफी देर से वेट कर रही हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उसके बाद वकास फिर आप टेक ओवर कर लें प्लीज। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Hannah. Walaikum salam. And quite insightful information coming from Dr. Khalid especially. और जो अभी वलीद ने भी ऐड किया वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव था। मैं जो बात हम कल से कर रहे हैं, ये स्पेस एक्चुअली कल वाले एक सेशन की सेकंड लेग है। तो कल के पार्टिसिपेंट्स जो थे वो हम भी वो फ्यू, लेकिन कल हमने ये बात शुरू की कि होगा ये नहीं, एंड इट वाज अ सरप्राइज। एंड इवन इंडियन एनालिस्ट आर ऑफ द व्यू कि ये एक स्टुपिडिटी की है और नॉनसेंसिकल एक्ट है, और एडवर्सरी को ये ऑफ कोर्स इंटेंसिफाई करेगा। तो मैं सिर्फ इस बात को देखना चाहती हूँ कि इसके रिपरकशंस क्या आएंगे रीजन के लिए और वर्ल्ड के लिए, और एक ऐसी वर्ल्ड के लिए जो ऑलरेडी 2 ट्रेजेडीज को विटनेस कर रही है, इस वक्त उससे गुजर रही है, एक पेंडेमिक और दूसरा वॉर। तो आर वी केपेबल ऑफ गोइंग थ्रू अनदर कॉन्फ्लिक्ट, अनदर ट्रॉमा? तो उसके लिए तैयार है दुनिया या नहीं? तो उसमें ये है कि first analogy which the world is trying to build around is the analogy that if China is Russia or not, और क्या ताइवान यूक्रेन है या नहीं है। तो ताइवान जो है वो यूक्रेन नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में अभी तक फोर्सेस नहीं गई, हेल्प गई है, लेकिन ताइवान जो है वो अम्ब्रेला में भी आता है। ताइवान जो है वो डेमोक्रेसी को फर्दर करने का भी एक टूल है,
और बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है। लेकिन सरप्राइज ये है कि ताइवान हैज ऑलवेज बीन, आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज ऑलवेज बीन डेवलपिंग अनऑफिशियल टाइज विद ताइवान। तो ये जो, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर फरवरी में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अनऑफिशियल डेलीगेशन भेजा था विच वाज कंप्राइज्ड ऑफ फॉर्मर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पर्सनल्स। लेकिन अब पेलोसी के विजिट से ये ऑफिशियल हो गया है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि चाइना का जो मिलिट्री एटीट्यूड है, जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, तो वो मिलिट्री एटीट्यूड पैसिव होता है, लेकिन चाइना और स्पेशली चाइना ऑफ शी बहुत ज़्यादा एक रिवर्ट कर रहा है कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी पे। और दे आज की स्टेटमेंट थी या कल की स्टेटमेंट थी कि जब शी जिनपिंग ने कहा कि वी आर गोइंग टू प्ले द वॉर ऑफ नैरेटिव्स नाउ, आई मीन दीज वर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट दिस इज व्हाट ही मेंट। तो लोगों का परसेप्शन क्रिएट करना, नैरेटिव क्रिएट करना, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक ऐसा जेस्चर है जो चाइना एग्जिबिट करने की कैपेबिलिटी रखता था और उसने की है। तो चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा मेरा ख्याल है, लेकिन ह्यूमिलिएशन को भी उसको इंड्योर नहीं करेगा। तो स्लोली एंड पैसिवली, लेकिन ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स तो आएगा। तो जब वो रिस्पॉन्स आएगा तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अलायंसेज हैं वो किस तरफ जाएंगी? रशिया और चाइना की ऑफ कोर्स एक अनसेड अलायंस है, एक ट्रीटी है और स्ट्रेटेजिक भी हो रही है अब। और उसके बाद आसियान कंट्रीज जो है, इवन दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस पेलोसीज विजिट। और एशिया में सारा ही, मतलब हम साउथ एशियंस भी जो हैं, इंडिया भी अगर इसको बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट तो इसको वेलकम कर रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन परसेप्शन यही है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, आर दे गोइंग टू स्टैंड आउट ऑफ इट, या उस पर स्केप्टिकल रहेंगे या उस पर कोई रिस्पॉन्स देंगे? क्योंकि हम तो ऑलरेडी जवारी वाले इवेंट से भी इस वक्त गुजर रहे हैं। तो क्या रिपरकशंस आएंगे वर्ल्ड पे और एशिया पे इसके? दैट्स द पॉइंट। तो वर्ल्ड तो इंड्योर अभी कैसे करेगा? सप्लाई चेन्स ब्लॉक हुए थे पेंडेमिक में, तो दुनिया सस्टेन नहीं कर सकती उसको। और जो एशिया है, अगर चाइना, जो कि एशिया का इस वक्त, बिकॉज रशिया हैज नॉट टेकन दिस ट्रैक ऑफ चैलेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ग्लोबल लीडरशिप, लेकिन चाइना का पैटर्न यही है कि वो ग्लोबल लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस के पैटर्न्स को बदलना चाहता है, उसमें पैरेललिज्म ला रहा है, उसको मजीद फ्रेगमेंटेशन की तरफ ले जा रहा है, स्टैग्नेशन पे भी लेके जाता है और फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी करता है। तो उसमें फिर चाइना के साथ कौन खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा? क्या लार्जर एशिया जो है वो ये कल्मिनेशन पॉइंट भी हो सकता है लार्जर एशिया के लिए? तो बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं। तो मेरा ये कमेंट है, लेट्स सी के जैसे कहा कि बहुत क्रूशल है ये टाइम, ये वीक, तो लेट्स सी के हाउ डज दिस फोल्ड अप। या मैम, बिल्कुल ये वीक जो है, अगले कुछ घंटे जो हैं बहुत आम है। जस्ट ताइवान कार्ड इस वक्त खेला जा रहा है और आज जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक पर्सन है वो जब गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने बार बार चीज़ रिपीट किया है कि जो हमारे खिलाफ कार्ड खेला जा रहा है उसको इस्तेमाल ना किया जाए। उसको ये अगर थोड़ा सा रशिया यूक्रेन की तरफ जाया जाए तो अमेरिका ने वही कार्ड खेलते हुए रशिया को जंग की तरफ लेके आया और अब ये यही कार्ड इस्तेमाल करते हुए अब चाइना को भी चाह रहा है कि वो ताइवान पे हमला कर दे और ये जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं वो जंग की तरफ है सारी, क्योंकि नैन्सी पेलोसी को वहाँ लैंड नहीं करना चाहिए था और ये जो सब कुछ किया गया ये गलत फैसला था। मैं सैफुल्लाह सर को जो है वो उनके वो भी अपना डिस्कशन में आ जाए। सर मेरा आपसे जो इस वक्त मेजर सवाल यही है कि चाइना ने अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दिया है। सर ताइवान की जो महंगाई है वो भी अरूज पे है और सर क्या लगता है आपको अब क्या रिस्पांस हो सकता है चाइना की तरफ से? क्या अभी भी काम डाउन रहेंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि ड्रिल्स की अनाउंसमेंट है अब मेरे ख्याल में ट्यूसडे की जो रात है उसको शुरू हो जानी है। तो सर प्लीज योर टेक। थैंक यू। थैंक यू विकास।
क्योंकि इतने बड़े और लर्नड लोगों के दरमियान तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वही है कि अगर हम चाइनीज़ की हिस्ट्री सारी उठाकर देख लें तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वॉर वो प्रेफर करता है कि इकोनॉमिक वॉर में, यानी वो अपने आप को इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रांग किए जा रहा है और वो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जहां पर उसको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ना हो। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जैसे अभी आयशा ने भी बात की कि यूएस का जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ उसका ज़्यादा जोर होता है और थ्रू आउट यानी हम देख लें कि वो उसकी वॉर इकोनॉमी ही को हम यानी कहते हैं कि उसकी यूएस जो है वो बेस करती है वॉर इकोनॉमी के साथ, उससे रिलेट करते हैं। जबकि इस तरफ जो है चाइना जो है वो बड़े स्ट्रेटेजिकली जो है इन चीज़ों को ज़रा देखने का वो होगा कि बीआरआई की अगर हम बात करते हैं, जब ये स्टार्ट भी यानी हुआ था, तो अब ये बीआरआई इट वाज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर ओनली जो कि थ्रू पाकिस्तान यानी बात हो रही है, वो ऑलरेडी 6 रूट्स की बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ ट्रांस, इवन यूरोप की भी वो बात कर रहे हैं। तो वो फार ईस्ट के भी यानी वो बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं, साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए, हम सिर्फ यानी ये ताइवान को, तो उसके साथ हम मिडल ईस्ट को भी ज़रा देखें। और मिडल ईस्ट में जिस तरीके से सी में यानी बिल्टअप, खास तौर पे कतर की साइड पे जो है वो भी, उसको भी यूएस बड़े यानी स्केप्टिकल उससे यानी देख रहा है। तो ये सारी चीजें इतनी आसानी से या फौरन इस तरीके से तो मेरे नहीं यानी वो आता कि यानी चाइना जो है वो एकदम इसका रिस्पांस देगा या उसको रिटेलिएट करेगा। लेकिन वी हैव टू सी इट कि यानी हाँ वो करेगा जरूर। और जबकि यानी वो यूएस का यही है कि वो चाह रहा है कि यानी चाइना रिटेलिएट करे, जिस तरह यानी वो उसको चेस गेम यानी जिस तरह बोर्ड वो लेकर आ रहा है या लेकर आ रहा है, या पेलोसी के विजिट को वो कैंसिल भी कर सकते थे या पोस्टपोन भी कर सकते थे, ना भी करती तो कोई वो ना था। लेकिन ये करंट सिचुएशन, फिर उसके साथ हम जरा टाइमिंग को देखें, जिस तरह आयशा ने रेफर भी किया कि अफगानिस्तान में एमन अल जवाहिरी की ये टाइमिंग को भी जरा देखें कि वो ये तो नहीं था कि वो आज कल में यानी यहाँ पर आया, उससे पहले। तो ये सारा रीजन का, इस पूरे के पूरे खिते का, अफगानिस्तान से पुल आउट का और फिर यानी इसको एक्सपैंड करने का, फिर हम यूक्रेन की देखते हैं, यूक्रेन वॉर देखते हैं, अब यहाँ पर ताइवान का इशू अगर देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एज इफ यानी यूएस जो है वो चाइना को ओवरऑल यानी थ्रू आउट एशिया सर्कल यानी वो करके उसको यानी वो करके सरकमफ्रेंस करके, तो वो चाइना को यहीं पर यानी रोकने की कोशिश वो जिसे कह सकते हैं कि वो कर रहा है। और यही हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में, लेकिन जो कि उसके आइलैंड्स को जो यानी इन्होंने रिक्लेम किया, उस आइलैंड्स के ऊपर जितना यानी इनका वो है। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एशिया पैसिफिक ओशन में देखते हैं तो वो बिल्डअप भी यानी यूएस की तरफ से भी है। ये सारी चीज़ें ऐसी नज़र तो आ रही हैं कि यूएस यानी वो हर तरीके से कोशिश यही कर रहा है कि किसी तरीके से चाइना रिटेलिएट करे। लेकिन आई वुड गो बाय कि चाइना फ़ौरन उस तरीके से रिटेलिएट नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि ये टेंशन का जो है, वो हमें ये देखना होगा कि जिस तरह कोरोना के उसमें कौन-सी कंपनीज़ थी या कौन से वो थे वर्ल्ड ओवर जिन्होंने गेन किया। द सेम यही इस टेंशन में ये देखना होगा कि करंटली अभी आप ताइवान का और इसका ज़रा स्टॉक्स का और चिप की यानी बात की, जिस तरह ये चिप की, और एग्ज़ैक्टली यानी ये हो रहा है कि वो उसके जो शेयर्स का और उनकी डील्स को ज़रा भी आप ये 1-2 दिन में अगर फ़ॉलो कर लें, तो वो भी यानी काफ़ी सिचुएशन जो है वो क्लियर कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन से ऑन इट करंटली। अच्छा, 2 यहाँ पे जो है ना हमारे पास बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं, डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब अल्लामा मशरकी के पोते हैं, और उनके अलावा जीएम बिताब ये बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आईआर जो है उसके जो है प्रोफेसर हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जीएम पताफी साहब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। वासिफ भाई और लोधी भाई, फ़ौरन आपकी तरफ हम आएंगे इसके बाद। पिताजी साहब, भद्रा कुमार बार बार जिक्र कर रहा था इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का, कि अमेरिकन जो हैं हर एक स्टेप के बाद एक नया नॉर्मल पैदा कर रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर और फिर ये ताइवान स्ट्रेट के अंदर। और अब हम ये देख रहे हैं कि वो नए नॉर्मल पैदा करने के लिए जो पहले वो छोटे छोटे कट्स मारे जा रहे थे, अब वो बड़े कट आज एक पड़ गया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो स्ट्रेटजी है, बेसिकली जो ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है, वो यूज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर का नाम है अपने पॉलिसी गोल्स को सिक्योर करने के लिए। इस वजह से ये तो जाहिर है कि चाइना का रिएक्शन 1-2 दिन में नहीं आएगा, ये कुछ हफ्ते भी ले सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर चाइना इंस्टिगेट होकर ट्रैप में पड़ता है, कोई जज्बाती फैसला करता है, कोई राइट फैसला करता है, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली चाइना को होगा और
हर लिहाज से फ़ायदा जो है वो अमेरिकन को होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो कौन-कौन सी डोमेन्स हैं जहाँ पे हमें चाइनीज़ रिटेलिएशन नज़र आएगी? सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। जी, जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। सर ये इस डेवलपमेंट को मैंने भी फॉलो किया है और इस पे मैं पढ़ाता भी रहा हूँ ग्रैंड स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो मेरा इसके ऊपर सर ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन ये हो रही है कि पहली बात जो इस स्पीकर साहिबा का आना है ये अमेरिका के एक लॉन्ग थिंकिंग के बाद नतीजा निकला है। उन्होंने पूरी अपनी सेटअप किया उसके बाद ही आई। उनको पता है कि चाइना किस हद तक जा सकता है। अगर उनको कुछ ऐसी चीज़ें मालूम होती कि चाइना कोई मैसिव रिटेलिएशन करेगा तो मे बी वो अवॉइड कर जाते, बट नहीं किया उन्होंने। और दूसरी तरफ जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटजी 4 एलिमेंट्स के ऊपर फिलहाल रिलाई कर रही है। द फर्स्ट वन इज के चाइना वांट्स टू बी अ कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। वह कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। नंबर 2 उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है जिसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसे हिटलर ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की थी तो चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी उसी पेस के साथ आगे चल रही है। एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वो BRI की सूरत में जा रहा है। एंड द फोर्थ वन वो आइडियोलॉजिकल प्रिजर्वेशन है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जब हम USA की ग्रैंड स्ट्रेटजी को देखते हैं इसके अगेंस्ट तो हमें वो भी 4 पैरामीटर्स के ऊपर नजर आती है। द फर्स्ट वन इज कि उसकी भी एक मिलिट्री काउंटर मेजर्स लेना, और मिलिट्री काउंटर मेजर्स जो USA का हमें नजर आता है वो उसकी एक ऑफ शोर बैलेंसिंग के पर्सपेक्टिव में नजर आती है कि एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के अंदर आप चाइना को जो है वो बैलेंस करेंगे इन अ सेंस के अपने एलाइज को आगे लाके। और एलाइज में ये मैंने जैसे आपको पता है कि इंडिया भी आता है क्वाड की सूरत में भी, और ऑकस, ये सारी चीज़ें पैसिफिक और इंडियन ओशन के अंदर चाइना को यहीं पे जो है वो स्टॉप करना है या कंटेन करना है अपने एलाइज को साथ ला के। बाकी इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली आई बिलीव के अमेरिका हैज़ एक्सेप्टेड इट के इट कैन नॉट compete with China economically. So जब हम जो स्ट्रेटजिकली देखते हैं तो आई बिलीव कि चाइना इस मामले में कन्विंस्ड हो चुका है, या आई थिंक कि वो उसको जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पैसिफिक में तो अमेरिका ने ऑलमोस्ट उसको कंटेन कर लिया है। वो चाहे क्वाड की सूरत में हो, साउथ चाइना सी की सूरत में हो, आपको जो है ऑकस अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उसकी सूरत में नज़र आए, तो ये पैसिफिक के अंदर तो चाइना ऑलमोस्ट कंटेन है। एंड दैट इज़ अ रीज़न आई बिलीव के ये जो BRI की स्ट्रेटजी चाइना ने फॉलो की है वो है उसकी गो वेस्ट पॉलिसी, कि वो अभी पैसिफिक से हट के ये CPEC के ज़रिए या उसकी रशिया या ईस्टर्न यूरोप या अफ्रीका वो उस तरफ मूव करना चाह रहा है। वो यहाँ पे उसके साथ कंटेन करना ही नहीं चाह रहा या इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। सो इन दिस रिगार्ड अगर ये सारी सिचुएशन में देखें तो पैसिफिक के अंदर कोई भी कन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली चाइना को नुकसान देगा, अमेरिका को इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि वॉर अगर होती भी है या कन्फ्लिक्ट होता भी है, अमेरिका एक तो खुद बहुत ही दूर बैठा हुआ है, अगर वो आगे करेगा भी तो उसके यही जो स्टेट्स हैं क्वाड के अंदर इनको आगे लेके आएगा। तो चाइना मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, और चाइना आने की पोजीशन पे भी नहीं है, बिकॉज पैसिफिक के अंदर जितनी जो प्रेजेंस हमें नेवल प्रेजेंस नज़र आई है अमेरिका की विद एलाइज को अगर मिला लें तो चाइना उसके कम्पीट में नहीं आता है। और चाइना को भी पता है कि मिलिटरली कम्पीट की सूरत में नहीं है फिलहाल वो अमेरिका में, पर्टिकुलरली पैसिफिक के अंदर। इंडियन ओशन में कोशिश कर रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके आगे CPEC के ज़रिए, और उसके अंदर भी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसको। तो इसलिए इन माय ऑब्जर्वेशन ये जो विजिट हुआ है इसके ऊपर चाइना का कोई एज सच रिटेलिएशन मुझे नज़र नहीं आ रही है इस रीजन के अंदर। वो मैक्सिमम ये कंडेम कर सकता है या वो कुछ यही जैसे एक्सरसाइज वगैरह ये करके थोड़ा बहुत वो कर सकता है, अदरवाइज मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अमेरिकन बड़ी केयरफुली यहाँ पे आते, और वो ऐसे नहीं है, वो डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हुए हैं आके उनको पता है कि चाइना, और चाइना मेरे नज़दीक अफोर्ड कर भी नहीं सकता है इस सिचुएशन में। जैसे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बताया कि स्ट्रेटेजिक कल्चर के हिसाब से भी देखें तो चाइना प्रीफर करता है वो पीसफुल और इकोनॉमिक लेवल के ऊपर आगे ले जाने के लिए वो वॉर एज अ लास्ट ऑप्शन के तौर पे उसके अंदर रहता है।
तो मेरे ख्याल में फिलहाल चाइना का किसी भी कन्फ्लिक्ट में जाना वो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक चीज लास्टली मैं अगर बताऊं, अफगानिस्तान में यहाँ पे बात हो रही थी, तो अफगानिस्तान के ऊपर भी 3 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं विदड्रॉल के, कि भाई नंबर 1 तालिबान की वहाँ पे विक्ट्री हुई, अमेरिका डिफीट कर गया। दूसरा ये था कि नहीं, ये एक जो उनका निकलना था वो स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा था। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्से वाला आर्ग्यूमेंट है, मुझे वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलायबल नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जैसे ये एमिन अल जवारी वाली डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि आप वहाँ पे बेसिस दें, तो इट मीन्स कि अमेरिका वहाँ पे रहना चाहता है और उस रीजन को मजीद कन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाएगा। और उसको थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट कर जाएंगे। अगर आपने देखा हो मोर्ने डॉक्ट्रिन की जो स्ट्रेटजी थी अमेरिका की 1823 के अंदर, जब जेम्स मोर्ने ने कहा था वेस्टर्न पावर्स को कि आप जो है वेस्टर्न हेमस्फेयर के अंदर आप लोग नहीं आएंगे, बिकॉज वो रीजन के अंदर खुद को पावरफुल बना रहा था। तो यही चीज़ अमेरिका के माइंड में है कि अगर फ्यूचर में कोई सुपर पावर्स को चैलेंजर के तौर पे आएगा तो वो चाइना है, और चाइना को दुनिया के अंदर खुद को लेजिटिमाइज करने के लिए, सुपर पावर और हेजमॉन लेजिटिमाइज करने के लिए चाइना को रीजन में सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। तो रीजन में तो अमेरिका ने उसको बड़ा हैवी तरीके से कंटेन कर लिया है। पैसिफिक में आप देखें, इंडियन ओशन के अंदर आप देखें, तो अभी चाइना के पास एक वेस्टर्न जो रूट है वो बचता है। गो वेस्ट पॉलिसी इस वजह से वो BRI के अंदर लेके आ रहा है। और वेस्ट में भी अफगानिस्तान के अंदर आई बिलीव कि चाइना को अमेरिका अगेन कंटेन करेगा। और मैं इस रीजन के अंदर मजीद इसको कन्फ्लिक्ट के अंदर ले रहा हूँ, बिकॉज ये कन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली अमेरिका के फेवर में है। चाइना उससे बचने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं आगे फिर फ्यूचर क्या होता है। सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। जी अली लोधी भाई, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी थैंक यू वेरी मच। मैं तो ज़ाहिर है मेरी ये ओनली हॉबी है, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको आई विल पुट इनटू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस और उसको कोई भी जवाब दे दें। ये GM पिटाफी, आयशा, जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। देखिए ये जो पॉलिसी के जो भी ट्रिप है, ये एशिया का ट्रिप था। तो ताइवान में इनको जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया था कि डू नॉट गो देयर। तो ये जो गई हैं, ये बेसिकली आप समझें कि अपनी हुकूमत के अगेंस्ट, और ये आप उस पर कहीं पढ़ लें, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़ाहिर इनकी अभी सिक्योरिटी जो है वो भी इन्हांस कर दी है, जो भी उनको करना होता है। अच्छा, नैन्सी जो थी, अगर आप ये देखें तो ये 1989 में भी बीजिंग चली गई थी बैनर लेके, और वहाँ उन्होंने चाइनीज में और इंग्लिश में लिखा था कि टू दोज हु डाई फॉर डेमोक्रेसी। तो they are, I mean, for me, it's more like a stand-alone decision, because ये लोग जो होते हैं, ये इनकी जो she's from San Francisco, basically Democrat, so इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज बहुत मैटर करती है कि भाई look at her, you know, strong like a iron lady kind of thing. ज़ाहिर है वो चाइना का कंसर्न है उनकी, आप लोगों को पता होगा 2 घंटे 17 मिनट की बाइडेन की, और वो उनकी जो चाइना का, जो मुझे नाम नहीं आता, सीपिंग हाउ यू प्रोनाउंस, उनकी डायलॉग हुए, और वो सारी जो चीज़ें आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट आई थिंक इट्स मोर लाइक हर ओन डेमोक्रेटिक पैशन, बिकॉज वो सारे अगेंस्ट हैं, तो वो चाइना में तो नहीं कर सकते, उसको तो रिकॉग्नाइज किया है। तो ताइवान में she wanted to continue to stress the democracy model and the less affluence of China. तो दारी वो जो ये जो escalation नजर आ रही हो, तो just more like कि भाई हम कर सकते हैं, ये है। लेकिन this is my own opinion, कि ये इनका पैटर्न है। और दूसरी बात है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको मना किया था, ये तो एशिया के टूर पे नहीं, सिंगापुर था, मलेशिया और 2-3 कंट्रीज, और ये स्टॉप उसमें नहीं था। इज नॉट अ स्केड्यूल प्लान, एंड इट्स अ बिग थिंग दैट शी इग्नोर्ड द वार्निंग्स ऑफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, दैट्स माय क्वेश्चन बेसिकली। और वो तालिबान का वो तो एक अलग बिल्कुल टॉपिक है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी वासिफ भाई, आप क्या कहेंगे? फिर आप क्या ख्याल है? जी थैंक यू बिलाल। एंड अली ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है USA की, स्पेशली रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर, जो अभी एक फिशर डेवलप हो रहा है बिटवीन द बूमर एंड मिलेनियल्स एंड द
जनरेशन, वो डिवाइड बहुत गहरा होता जा रहा है और लेफ्ट एंड राइट का डिवाइड बहुत गहरा होता जा रहा है। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इनको अपने फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दोबारा री-एम्फसाइज करने के लिए एक ये इस तरह का स्टैंड लेना पड़ रहा है शायद। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप तमाम दोस्तों की तवज्जो ताइवान के ऊपर भी कराना चाहूँगा कि ताइवान एज अ नेशन स्टेट उसका क्या, उस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ताइवान किस तरह ताइवानीज कैसे रिएक्ट करेंगे इस इनसिक्योर एनवायरनमेंट को जो आगे डेवलप हो रहा है। और ताइवान की क्या इंटरेस्ट स्टेक्स हैं चाइना के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर और उनमें से कितने हैं जो नेशनलिज्म के बड़े आर्डेंट सपोर्टर्स हैं ताइवान के अंदर। अगर चाइना ताइवान को ब्लॉकेट करता है, सी ब्लॉकेट करता है, एयर ब्लॉकेट करता है, तो उसका बिजनेस जो इफेक्ट होगा उसको वो किस तरह सिक्योर करेंगे आने वाले फ्यूचर में, उसका भी इम्पैक्ट आप सर इस कंसिडर करें कि वो कैसे इस सारे रीजन को इम्पैक्ट करेगा। जहां तक रहा चाइना कैसे रिएक्ट करेगा, तो अमेरिकन डेफिनेटली जिस तरह जीएम भाई ने कहा कि पैसिफिक के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा डेवलप करता जा रहा है, लेकिन वो जितना मर्जी डेवलप कर ले, चाइना लोकल प्लेयर है, मेनलैंड लोकल प्लेयर है और उसके लिए उसको काउंटर करना इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो कोरियन वॉर्स के अंदर जब चाइनीज ने अपना बिगल बजाया था तो अमेरिका वहां से जिस तरह दौड़ा था वो आज तक सारों के सामने है। चाइना का बिल्डअप स्लो होगा, लेकिन जो नेशन स्टेट का जो एक ताइवान का स्टैंड है वो ऑटोमेटिकली उसको वीकन कर देगा। और मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका जो है ताइवान चाइना को प्लेट में रख के देगा, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब एक नेशन स्टेट इनसिक्योर हो जाए तो उसकी बिजनेस इंटरेस्ट, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पुश करती है कि यू बाओ टू द पावर। और मेरी ताइवानी बिजनेस पार्टनर्स थे, कोलीग्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 2008, उनसे मेरी बातचीत होती थी तो उन्होंने बताया कि उनसे जब मेरी बात होती थी तो वो कोई आर्डेंट सपोर्टर नहीं है डेमोक्रेसी के, या उनके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज कोई बहुत उसके लिए वो फाइट करे एज अ नेशन स्टेट, वो नहीं है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। दे आर बेसिकली, आप इस तरह कह लें कि माओ ज़ेडुंग का जो रेवोल्यूशन था उसकी जो एलीट क्लास थी वो ताइवान में जाके सेटल हो गई थी ताकि वो सोशलिज्म से बच सके। तो इन सारे फैक्टर्स को अब आप कंसिडर करें तो फिर जो है आपको शायद इसकी एक पिक्चर ज़्यादा क्लियर नज़र आए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सलमान लाली हमारे साथ हैं, पाकटक.com के एडिटर हैं और एंकर भी हैं। या सलमान, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप आखिरी हमारे हो, क्योंकि 10 बजे हमारी स्पेस का टाइम ख़त्म हो जाना है, तो इसलिए थोड़े लफ्ज़ों में ये बताओ कि आप आगे रिएक्शन क्या देख रहे हो चाइना का। पेलोसी आ चुकी है, देखने में पहला जो है मैच या पहला जो है वो राउंड जीत लिया है अमेरिका ने, लेकिन क्या जीत लिया है या अभी गेम बाकी है, आप क्या कहोगे? डेफिनेटली गेम बाकी है। मैं सबसे पहले तो एंडोर्स करना चाहूंगा वासिफ साहब ने जो बातें की हैं। दूसरा मैं ये अर्ज करूंगा कि चाइनीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हेन एवर दे वांट टू डू समथिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, वो अपने अंदाज में करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं और हमें मजीद एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम चाइना कि दे विल डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट ताइवान एंड दे आर क्वाइट सेंसिटिव अबाउट इट. So I think Chinese have also been waiting for this kind of opportunity. और नैन्सी पेलोसी का जो वहाँ का विजिट है, it is now providing them that kind of opportunity
where they can assert themselves in the region. But most importantly, we need to understand that this is China's first test when it comes to this kind of policy. क्योंकि इससे पहले हमने गुज़श्ता 70 बरस के दौरान चाइनीज को बहुत ही पैसिव वे के अंदर एक्ट करते हुए देखा है. They have been quiet, they have been prudent, they have been wise, they have been quite conservative in their approach when it comes to this kind of things. But now it is time for them to assert themselves in order to, make it into an Asian century. So it will be a first test case for Chinese. और अगर चाइनीज इस टेस्ट के अंदर कामयाब हो पाते हैं, अगर चाइनीज ठीक तरीके से अपने कार्ड्स जो हैं वो प्ले करते हैं, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं नजर आता कि आने वाले जो दिन हैं वो अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल होंगे. मैं अगर इस पर्टिकुलर वाक़े को जोड़ना चाहूं जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है अराउंड द वर्ल्ड, तो वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब होगा. बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एट द मोमेंट अमेरिका माइट बी गोइंग थ्रू रिसेशन इन कमिंग वीक्स, और उस रिसेशन का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा. और उस रिसेशन के साथ साथ यूक्रेन रशिया की जंग और ओवरऑल जो दुनिया के अंदर हालात हमें बनते दिखाई देते हैं, उस सूरत हाल को इस वाक़े के साथ जोड़ना जो है वो बहुत मुनासिब होगा. क्योंकि देखा जाए तो चाइनीज हैव बीन असर्टिव इन साउथ चाइना सी, इन एशिया पैसिफिक, एंड दे हैव आल्सो बीन लुकिंग एट द प्रोस्पेक्ट्स कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक में साउथ अपना एशिया पैसिफिक के अंदर अलाइनमेंट कर रहा है अगेंस्ट चाइना. So if they fail this test, then what your dream है, that will be over, I think, for Chinese. जी बिलाल साहब. अच्छा, स्पेस का टाइम खत्म हो रहा है. जाते जाते एक अच्छी स्टोरी याद आई, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. एक दफा माओ ने पूछा अपने साथियों से, च्वेन लाई थे और कुछ लोग बैठे हुए, उन्होंने कहा कि बिल्ली है उसे काली मिर्च खिलानी है तो किस तरीके से खिलाएं. तो एक ने बोला कि मैं उसका मुंह खोलूंगा, उसके अंदर मिर्चें डाल दूंगा, तो बिल्ली ने मिर्चें खा ली. तो माओ ने जवाब दिया ये तो मॉस्को का स्टाइल है, दोबारा वो जानवर तुम्हारे करीब नहीं लगेगा. दूसरे ने कहा कि जनाब मैं उसे भूखा रखूंगा, कुछ दिन उसके बाद उसे मैं किसी चीज पर डाल के मिर्चें दूंगा, भूख में वो खा लेगी. उसने कहा कि क्या ये इंसानी रवैया होगा तुम्हारा कि तुम एक अपना काम हासिल करने के लिए तकलीफ दोगे. तो सब ने जब बोल दिया तो माओ से पूछा कि अच्छा जनाब आप बताइए कि आप किस तरह खिलाएंगे. तो माओ ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा मैं बिल्ली के ऊपर मिर्चें फेंक दूंगा. बिल्ली की आदत है कि वो अपना जिस्म चाटती है, मेरा काम भी हो जाएगा और वो ऑफेंड भी नहीं होगी, कोई धोखा भी नहीं होगा, सब कुछ उसके सामने ही होगा. तो स्ट्रेटजी जो है चाइनीज की क्या है, ये इससे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि चाइनीज किस लेवल पे किस तरीके से अपने काम निकालते हैं और सोचते हैं. गेम अभी बाकी है, लेट्स सी कि क्या होता है. लेकिन हमें अपने आप को बहुत ज्यादा अवेयर रखना होगा, क्योंकि इन तमाम चीजों के असर बिल आखिर हमारे अपने वतन अजीज पे पड़ेंगे और इसको एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा इन चीजों को. सो स्टे अपडेटेड, अपने आप को आप नॉलेजेबल रखें, चीजों के बारे में इदराक रखें, ताकि जब वक्त आए तो वो जिसे 5th जनरेशनल वॉर हम कहते हैं या जो भी कहते हैं, उस हवाले से हमें पता हो कि हमें क्या करना है और दुनिया में क्या चल रहा है. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैडम सना का. आपका आना मैडम हमारे लिए ऑनर था. वकास आपका शुक्रिया, सफीउल्लाह साहब आपका शुक्रिया, मैडम आयशा आपका शुक्रिया, सलमान लोधी साहब आपका, अजीम साहब आपका, वासिफ भाई आपका, वलीद और जितने भी बाकी दोस्त हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम.